अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हमवतनों। आज के प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है और बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला की बबरकत नाम से। कोविड डायग्नोसिस डिले क्या सिर्फ़ पाकिस्तान में होता है या पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि इसकी तशख़ीस होते-होते ज़्यादा दिन लग जाते हैं? क्या कोविड डायग्नोसिस डिले होने की क्या-क्या वजूहात हैं? क्या सिर्फ़ मरीज़ों का अमुमी रवैया, मरीज़ों के अंदर होने वाली अलामात, ये इसका बाइस है? या जो टेस्ट टेक्नीक्स इस्तेमाल की जाती हैं तशख़ीस के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम है? या इसके अलावा कोरोना वायरस बीमारी या कोरोना वायरस उसमें होने वाली तब्दीलियाँ जो हर आए दिन न्यू वेरिएंट्स की बात की जाती है, कोरोना वायरस मुख्तलिफ तरीकों से बीमारियाँ ज़ाहिर करता है, ये वजूहात हैं। आज हम इस अहम टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा होता है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में, जापान जैसे तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे कोविड का डायग्नोसिस होते-होते टाइम लग जाता है। और जिस दिन मरीज़ का डायग्नोसिस की तशख़ीस मुकम्मल होती है, उस दिन बहुत लेट हो चुका होता है, ये देखने को मिला। अमेरिका में टेक्सास जो उनकी रियासत है, वहाँ पे ये स्टडी की गई और देखा गया कि जितने भी मरीज़ थे कोविड के उनमें 13% ऐसे मरीज़ थे जिनके अंदर कोविड की तशख़ीस होते-होते अच्छा खासा टाइम लग चुका था। और तकरीबन ये जो डिले था तशख़ीस का वो 4 दिन से लेके 6 दिन का डिले था और अगर किसी मरीज़ में 6 दिन से भी ज़्यादा लग गए हैं, तो उसको वो कहते थे लॉन्ग डिलेड कोविड डायग्नोसिस। तो ऐसा भी हुआ कि किसी मरीज़ के अंदर कोविड जो है वो दूसरे हफ्ते में जाके हुआ या किसी मरीज़ के अंदर कोविड की तशख़ीस तीसरे हफ्ते में जाके हुई और कुछ मरीज़ों में तशख़ीस जब कोविड की बीमारी से वो रिकवर कर गए थे, ये रिकवर होने वाले थे, ये छुट्टी पे घर चले गए, वहाँ जाके हुआ। 13% का मतलब ये है कि 100 में से 13 मरीज़ वो थे जिनके अंदर कोविड की तशख़ीस वक़्त पे नहीं हुई। जापान में इसी तरह एक स्टडी की गई और देखा गया कि जापान के अंदर कोविड की तशख़ीस वक़्त पे ना होने की इससे कहीं ज़्यादा शरतें थी। देखा ये गया कि वो वाले हज़रात या वो वाले मरीज़ जिनके अंदर फ़ैमिली में पहले से कोई कोरोना का मरीज़ था और ये यकीनी था कि वो कोरोना के मरीज़ के आस-पास रहते हैं, उनको कोरोना का एक्सपोज़र हो चुका है, उनके अंदर भी तशख़ीस लेट हुई और वो हुई थी 38%। अगर इसमें 2 और डालें तो 40% जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी शरह थी कि 40% लोगों के अंदर कोरोना की तशख़ीस बर-वक़्त नहीं हुई, लेट हुई। और वो वाले लोग जिनकी फैमिली में पहले से कोई कोरोना का मरीज़ नहीं था या जिन्हें यकीन था कि अभी वो कोरोना के किसी मरीज़ के साथ नहीं मिले, तो उनके केस में जब देखा गया, तो वहाँ पे ये शरह 65% तक थी। हाफ़ से भी ज़्यादा लोग जो थे, जो ये समझते थे कि हम कोरोना से चूँकि एक्सपोज़ नहीं हुए, तो हमें कोरोना नहीं है। तो उनके अंदर भी अलामात ज़ाहिर होने के 5 दिन या 6 दिन या 7वें दिन या इससे भी ज़्यादा जाने के बाद कोरोना की तशख़ीस हुई। ये है 2 दुनिया के तरक्की याफ़्ता ममालिक का हाल जैसे अमेरिका और उसके अलावा जापान। अगर हम यही शरह पाकिस्तान में लगा लें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा मसला है। और पाकिस्तान में अमूमन ये मामला कहीं मुख़्तलिफ़ है, जिसकी बहुत सारी वजूहात में मजमूई तौर पे कौमी सतह पे लोगों का कोरोना के बारे में मुख़्तलिफ़ वहम-ओ-गुमान में मुब्तला होना, इसको एक साज़िश समझना, इसकी हकीकत से इनकार करना और इसकी मौजूदगी का इनकार करना, ये मुख़्तलिफ़ अवामिल शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि कोरोना की तशख़ीस अगर लेट हो जाती है, तो कौन-सी बड़ी बात है या इसमें मसले वाली क्या बात है? जी, तो जनाब मैं आपको कोरोना बीमारी के हवाले से ये बताऊँ कि कोरोना की बीमारी आम तौर पे 4 हफ्तों पे मुश्तमिल बीमारी है। पहले हफ्ते में आम तौर पे जो अलामात होती हैं, वो सिंपल होती हैं, हल्की-हुल्की खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और अमूमन जब पहला वीक गुज़र के दूसरा वीक शुरू होता है, तो इस सेकंड वीक में आके अमूमन खाँसी की मिकदार ज़्यादा, साँस की खराबी ज़्यादा होना शुरू होती है, जिसकी वजह से मरीज़ अपने आप को कुछ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है या अपने बारे में फ़िक्रमंद होना शुरू होता है सेकंड वीक में जाके। अमूमन सेकंड वीक के मिड और एंड में आके जिनकी हालत खराब होनी होती है, जिनमें बीमारी तेज़ी से बढ़ती है,
वो फिर शिद्दत इख्तियार करती है और अमूमन लोगों को दूसरे हफ्ते के एंड पे और तीसरे हफ्ते के अंदर अस्पताल जाना पड़ जाता है। और जिन लोगों में रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाए, वो तीसरे हफ्ते में रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोरोना की बीमारी की तशख़ीस वक़्त पे और पहले हफ्ते के दौरान हो जाए, तो उसका असर क्या होता है? जनाब, ये आप यही समझ लें कि एक मैं मिसाल दूँगा कॉमन डे अगर ज़िंदगी से हम बात करते हैं तो बर्फ़ है, बर्फ़ हमने रखी हुई है, उसको हवा लग रही है। हम अगर बर्फ़ की उस पीस को आधे घंटे तक हवा में रहने देंगे और फिर उसको उठा के रखेंगे, महफ़ूज़ करेंगे, कवर करेंगे, तो वो काफ़ी सारा घुल चुका होगा। और वही अगर बर्फ़ की उस डली को, उस पीस को हम महफ़ूज़ करने का अमल घंटे बाद करेंगे, तो वो 50% और कम हो चुका होगा। और सिमिलरली अगर उसी बर्फ़ की डली को हम मज़ीद 2 घंटे बाद जो है ना उसकी हिफ़ाज़त करेंगे, तो वो सारी की सारी घुल के पानी बन चुकी होगी। जी हाँ, टाइम इज़ मनी, वक़्त एक दौलत है। ये आम ज़िंदगी में नहीं बल्कि कोरोना की बीमारी में भी यही मामला है। क्योंकि अगर कोरोना की तशख़ीस पहले हफ़्ते में ही हो जाती है और उसका उस वक़्त ही नौइयत के मुताबिक मुस्तनद दुरुस्त इलाज शुरू हो जाता है, तो कोरोना से होने वाली पेचीदगियों को सेकंड वीक में काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करने की पोज़ीशन में आ सकते हैं। और अगर किसी मरीज़ के अंदर कोरोना की तशख़ीस ही सेकंड वीक में होती है, जब बीमारी अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मोमेंटम पैदा कर चुकी है, तो फिर कोरोना को रोकना इस वक़्त तक मौजूद तमाम दवाइयों के बस में नहीं होता। फिर मरीज़ आईसीयू तक भी पहुँचता है, वेंटिलेटर तक भी जाता है और खुदा न ख़ास्ता ज़िंदगी से गुज़र जाने के मामलात भी सामने आते हैं। मोमेंटम की मिसाल ऐसे समझ लें कि एक गाड़ी है जो ज़ीरो से स्टार्ट हुई है, सड़क पे दौड़ रही है, 100 की स्पीड पे पहुँच गई है, अगर उसका इंजन बंद भी कर दें, वो फ़ौरी नहीं रुकती। वो 10-15 किलोमीटर का फ़ासला अपनी उस धुन पे तय कर लेती है, फिर कहीं जाके रुकती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब कोरोना की बीमारी सेकंड वीक में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो फिर उसे रोकना बस में नहीं रहता। इसी तरह अगर कोरोना की तशख़ीस सेकंड की बजाय अभी थर्ड वीक में जाके कहीं होती है, तो हालात यकसर मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि कोरोना की तशख़ीस लेट क्यों हो जाती है? ऐसे कौन से अवामल हैं जिसको मद्देनज़र रखने से हम कोरोना की तशख़ीस के हवाले से इन मसाइल से बच जाएँगे और कोरोना की बरवक़्त तशख़ीस में हमें आसानी रहेगी, सहूलत रहेगी। मैं इन फैक्टर्स को जो रीज़न्स हैं, जो कोरोना की तशख़ीस में लेट होने का बायस बनते हैं, उनको 3 कैटेगरीज़ में तक़सीम करता हूँ। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं पेशेंट फैक्टर्स, वो कौन-सी वजूहात हैं मरीज़ से मुतल्लिका जिनकी वजह से मरीज़ तशख़ीस की तरफ या बीमारी की तरफ या बीमारी के बारे में हकीकत पसंद रवैया देर से इख्तियार करता है। दूसरे वो फैक्टर्स की कैटेगरी है कि जिसमें मरीज़ में मौजूद वायरस है, उसकी डिटेक्शन ही नहीं हो पाती। वायरस के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ क्या आती जा रही हैं, आ रही हैं, हो रही हैं कि वो मौजूदा टेस्टों के अंदर नज़र ही नहीं आता। और तीसरी कैटेगरी वो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, लेबॉरेटरी टेक्निक्स या टेस्ट जिससे बीमारी की तशख़ीस होती है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नीक, इस्तेमाल होने वाली किटें, इनके मुतल्लिक है। ये तीनों अलग-अलग अवामल हैं जो असर-अंदाज़ होते हैं कोरोना की तशख़ीस के ऊपर। अब हम सबसे पहले फैक्टर पे बात करते हैं कि मरीज़ों के अंदर ऐसी क्या बातें हैं, जिनकी वजह से कोरोना की तशख़ीस लेट हो जाती है। जब हम मरीज़ों की बात करते हैं, तो सबसे जो अहम बात है, वो ये है कि कोरोना की चूँकि अलामात जो टिपिकल आम अलामात हैं, नंबर 1 बुखार, नंबर 2 गला खराब, नंबर 3 खाँसी। ये 3 ऐसी अलामात हैं जो सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के सीज़न में आम फ्लू, आम गला खराब, सीज़नल निमोनिया उनमें भी हो जाती हैं। तो अक्सर औक़ात पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में आम तौर पे मरीज़ ये समझते हैं कि शायद अभी जो मुझे अलामतें हैं, जो सिम्पटम्स हैं मेरे अंदर, उनका ताल्लुक आम सीज़नल प्रॉब्लम के साथ है। जिसकी वजह से वो उसको आम सीज़नल प्रॉब्लम समझते हुए उसका इलाज या तो खुद करते हैं या अपने करीबी जनरल फ़िज़िशियन, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर जिससे भी उन्हें मशवरा मिल सकता हो, उससे मशवरा लेते हैं और अमूमन आम ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। तशख़ीस की तरफ ध्यान नहीं जाता जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों को में स्प्रेड भी होता जाता है साथ-साथ।
फैमिली वाल में मेंबर्स में भी चला जाता है, रिश्तेदारों में भी चला जाता है और आदमी भी उस दौरान क्वारंटाइन नहीं करता। महफ़िलों में जाना, दोस्तों से मिलना, मस्जिद में जाना, शादियों में जाना, ये सारे मामलात बरकरार रखता है। तो ये डेंजरस मामला होता है जिससे बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है, फैल जाती है और सेकंड वीक में पहुँच जाता है इंसान। और सेकंड वीक में जब अलामतें शिद्दत इख्तियार करती हैं, तो फिर लोग समझते हैं, ओह! यार ये तो कोरोना है। उफ़! जल्दी-जल्दी भागें जी, टेस्ट करो, ये करो, वो करो। लेकिन इस दौरान अगर उस मरीज़ की बीमारी शदीद ना भी हुई हो, तो ज़रा आप ज़हन में लाएँ कि अगर वो इस हफ़्ते के दौरान 100 बंदों से मिला है, तो 100 बंदों के अंदर वो वायरस ट्रांसफ़र कर सकता था या कर चुका है या हो चुका है, चाहते या ना चाहते हुए, जिसकी वजह से अब वो लोग भी मुतासर होना शुरू हो चुके होंगे। अच्छा, ये है जो वायरस की आम अलामात हैं, उनमें भी तशख़ीस में टाइम लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वायरस की अनयूजुअल या गैर मामूली अलामात। अच्छा, देखने में ये आया कि एक मरीज़ हॉस्पिटल पहुँचा इमरजेंसी के अंदर, फैमिली कह रही है डॉक्टर साहब हमारे मरीज़ की हालत ख़राब है, इनको 4 दिन हो गए हैं, डॉक्टर साहब इनको शदीद मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा ये मोशन का मसला है, इसको गैस्ट्रो प्रॉब्लम है। वो गैस्ट्रो की तरफ तवज्जो करते हैं, गैस्ट्रो की तरफ ध्यान करना शुरू कर देते हैं और पहला हफ्ता इसमें गुज़र जाता है। सेकंड वीक में यही इन्फेक्शन पेट से जो कि शुरू हुई होती है, ये चेस्ट को इन्वॉल्व करती है, तब तक वो डॉक्टर्स हज़रात भी इसमें मुब्तला हो चुके होते हैं और जब उस वक़्त इसकी तशख़ीस होती है, तो लेट हो चुका होता है मामला। तो होना ये चाहिए कि वबा के दिनों के अंदर अगर आम गैस्ट्रो प्रॉब्लम भी हो, तो हमेशा मरीज़ और उसकी फैमिली को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये कोरोना की गैर मामूली, अनयूजुअल या हटकर अलामत हो सकती है। लिहाज़ा इसको हल्का ना लिया जाए और इसके बारे में मुस्तनद डॉक्टर से रजू किया जाए। अच्छा, दूसरी बात, एक और मरीज़ है जो अपने घर में है, हँसी-खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहा है। वो कहता है जी मेरे सीने में दर्द हो रही है, धड़कन तेज़ हो गई है। फैमिली समझती है इन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, वो उन्हें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ले जाती है। ये जो मैं बातें आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे हुए हैं, ऐसे कितने ही वाक़यात, जिनका मैं खुद भी शाहिद हूँ और हमारे पास जब मरीज़ तीसरे हफ्ते में या सेकंड वीक में डिलेड डायग्नोसिस के साथ जब वो बीमार होके आते हैं, तो मैं वहाँ से आपको ये मिसालें दे रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों की अहमियत के बारे में बखूबी अंदाज़ा हो सके। ओके, अब हम बात करते हैं, पेशेंट पीआईसी पहुँच गया, डॉक्टर्स ने मुआयना किया और डॉक्टर ने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल इन्हें कार्डियक प्रॉब्लम है।" और वो उस वक़्त डॉक्टर्स का ये ख़्याल होता है या होगा या अगर हुआ कि ये तो कार्डियक प्रॉब्लम इसको कार्डियक बीमारी से हुआ है, लिहाज़ा वो कार्डियक बीमारी का इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन, 4 दिन गुज़रते हैं और वायरस दिल से निकल के चेस्ट को इन्वॉल्व करता है, तो उस दिन कार्डियोलॉजिस्ट या इमरजेंसी के डॉक्टर्स को भी ख़्याल आता है। वो डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में मौजूद हों, कार्डियोलॉजी के शोबे में हों और वो ये समझ रखते हों कि यार ये वबा का सीज़न है और इन दिनों में हार्ट फेलियर, दिल के प्रॉब्लम से आने वाले हर शख्स के अंदर हमने कोरोना सोचना है, तो वहाँ पे कोरोना की तशख़ीस जल्दी हो जाएगी। लेकिन जहाँ नहीं सोचा जाएगा या नहीं होगा, चाहे ये लाहौर शहर हो, छोटे शहर हों, वहाँ हमारे बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जिनको कोरोना बीमारी लगी, क्यों लगी थी? इसी तरह लगी कि उनके पास खाँसता हुआ मरीज़ नहीं गया था, उनके पास दिल के प्रॉब्लम वाला मरीज़ गया था और वो कोरोना वायरस ने किया था प्रॉब्लम। इसी तरह एक और मरीज़ है जो अस्पताल पहुँचता है, फैमिली कहती है डॉक्टर साहब हमारा मरीज़ चेक करें। हाँ जी, क्या हुआ? डॉक्टर साहब हमारा मरीज़ बिल्कुल ठीक था, ये देखिए इसकी लेफ्ट साइड काम नहीं की, इसको फालज हो गया है। डॉक्टर साहब फालिज की तरफ तवज्जो करते हैं क्योंकि फालिज भी एक रूटीन की बीमारी है, होती रहती है, आती रहती है। वो फालिज का ट्रीटमेंट तजवीज़ करता है और आगे मरीज़ हॉस्पिटल दाखिल होता है या व्हाट्सएवर। लेकिन वो फालिज असल में कोरोना ने किया होता है। ये कोरोना की एक अनयूजुअल अलामत है। डॉक्टर्स इसके बारे में जो समझ रखता है, वो कोरोना टेस्टिंग की तरफ जाएगा और जो समझ नहीं रखता या उसे अंदाज़ा नहीं इस बात का, वो खुद भी उस मरीज़ के करीब रहने की वजह से कोरोना में मुब्तला हो सकता है या होता है या हो रहे हैं और मरीज़ भी जब उसमें वाज़ेह अलामतें चेस्ट वाली होती हैं, तो फिर वहाँ से कोरोना होने का कोरोना की बीमारी के बारे में समझ या कोरोना की तशख़ीस के बारे में सोचने का आगाज़ होता है। अमूमन यही ख़्याल है कि कोरोना डिज़ीज़ निमोनिया, खाँसी ये साँस की ही बीमारी है, बाकी अज़ा को मुतासर करती है, तो ये कम करती है।
करती तो है। और जिस मरीज़ में वो वाली अलामतें ख़ास हों, वो अपने मुतल्लिका अस्पताल में जाते हैं। जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वो कार्डियक अस्पताल में जाएगा और वहाँ का डॉक्टर अगर ये समझेगा कि ये कार्डियक इश्यू है और कोरोना नहीं सोचेगा, तो मुश्किल में पड़ जाएँगे। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे कोरोना की तशख़ीस लेट हो जाती है। एक और बड़ा फैक्टर, मरीज़ को आम अलामात है, खाँसी है, बुखार है और उसकी फैमिली में कहीं कोरोना भी है। अब वो शख़्स क्या करेगा, वो डरेगा, वो अपने आप को छुपाएगा, वो अपने हमसायों से वो अपने डॉक्टर से राब्ता भी नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा, घर में रुक जाएगा, अपने आप को महदूद कर लेगा, इस ख़्याल के साथ कि मैं किसी को बताऊँगा तो क्या कोई समझेगा, लोग मिलना छोड़ देंगे, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे ख़दशात और ख़्यालात उसके ज़हन में आते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी तशख़ीस की तरफ जाता ही नहीं है। पहला हफ़्ता गुज़र जाता है, जिस दौरान अगर तशख़ीस हो जाती, मुनासिब इलाज शुरू हो जाता, तो बीमारी की स्पीड पे काबू पाया जा सकता था। मुझे एकदम याद आ गई एक और बड़ी अहम मिसाल मोमेंटम की, ताकि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाए कि मोमेंटम का मतलब क्या है और वक़्त पे तशख़ीस का फ़ायदा क्या है। ये ऐसे ही है, छत पे सीलिंग फ़ैन लगा होता है, पंखा छत वाला। इस वक़्त पंखे का फ़र्ज़ कर लें कि बटन बंद है, अभी हमने उसे ऑन नहीं किया, उसके पर खड़े हुए हैं, आप अपने हाथ से पर को पकड़ लें और पंखे को घूमने नहीं देना। नीचे से उसका स्विच ऑन कर दें बिजली का, स्विच ऑन अगर कर भी देंगे, तो मोटर ज़ोर लगाएगी कि पंखा घूमे, लेकिन आपके हाथ की ताकत इस वक़्त इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि पंखा नहीं घूमेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर ऐसा करें कि पहले पंखा ऑन कर दें और वो घूम रहा हो तेज़ी के साथ, फिर उसे रोकने की कोशिश करें, तो रोकने वाला हाथ कट जाएगा, रोकने वाला वो लकड़ी, लोहे का पीस टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, पंखा टूट जाएगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल यही मामला कोरोना वायरस की बर-वक़्त तशख़ीस के मुतल्लिक़ है। आइडियल सिचुएशन, डायग्नोज़ कोरोना इन द फर्स्ट वीक, उसके बाद आइडियल कि सेकंड वीक में तशख़ीस हो जाए। उसके बाद फिर मामले मुख़्तलिफ़ हो जाते हैं। हम आगे चलते हैं। ये वजह होगी कि लोग खुद ही बीमारी को छुपाने की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से इसका नाम नहीं लेते, इसके टेस्ट नहीं कराते, इस तरफ जाते नहीं हैं। इसके अलावा जो एक और वजह हो जाती है, वो हकीकत का इनकार। एक शख़्स है जिसको खाँसी है, बुखार है, टिपिकल अलामात हैं, लेकिन वो इस बात पे यकीन रखता है कि कोरोना है ही नहीं, ये तो यहूदियों की साज़िश है, ये तो डॉक्टरों का और गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, फलाँ है, फलाँ है, फलाँ है। तो वो अलामात होने के बावजूद इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना है। तो उस मरीज़ में भी जो अहम कीमती वक़्त है वो गुज़र जाता है और सेकंड वीक में जब मरीज़ के सर पे पड़ जाती हैं चेस्ट की प्रॉब्लम्स, जिससे इनकार मुमकिन नहीं है, तो दोस्तों बड़ा तकलीफ़देह मामला होता है उस वक़्त, तब फिर वो इस तरफ जाता है। तो मैं सम अप करता हूँ कि मरीज़ की वजूहात टिपिकल सिम्पटम्स, लेकिन मरीज़ तवज्जो ना करे, गैर मामूली अलामात, लेकिन कोरोना को सोचा नहीं, टिपिकल अलामात, लेकिन मरीज़ खौफ से, सोसाइटी से खौफ से, हुकूमत के डर से, पहले-पहले शुरू में डर था, पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो क्वारंटाइन हाउसेज़ में डाल देती है, इस वजह से छुपाए अपने आप को, या मरीज़ हकीकत से इनकार करता रहे। इन वजूहात की वजह से मरीज़ रिस्पॉन्सिबल या ज़िम्मेदार होता है, या मरीज़ की वजह से ये वाले प्रॉब्लम आते हैं कि कोरोना की तशख़ीस लेट हो जाती है। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ कि वायरस रिलेटेड क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो एक तो कोरोना वायरस के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, म्यूटेशंस आ रही हैं, जो कोरोना की किट तशख़ीस के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो एक ख़ास कोरोना के जरासीम को चेक करती है। अगर कोरोना जरासीम की बॉडी में चेंज आ जाए, तो वो किट के अंदर नहीं आता, किट की तशख़ीस में नहीं आता। आम ज़िंदगी में मैं इसकी कॉमन सी मिसाल ऐसे दूँगा कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइव है, पेचकस, और ये पेचकस जो है, ये 4 मुँह वाला है। हर वो पेच जिसके अंदर 4 मुँह वाला पेचकस लग सकता हो, वो पेचकस उस पेच को पकड़ लेगा। जबकि वो वाला पेचकस जो फ्लैट होता है, जिसका एक ही मुँह होता है, वो पेच उस पेचकस से नहीं खुल सकेगा। यानी कि सेम फिटिंग सरफेस। बिल्कुल इसी तरह अगर कोरोना वायरस के जिस्म में कोई तब्दीली आ जाए,
اور وہ کٹ کے مطابق یا اپنے اصل وائرس سے ہٹ کے اپنی شکل چینج کر لے تو پھر کوئی اسے پہچان نہیں سکتا، پھر وہ کٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتی اور وائرس تشخیص میں نہیں آتا۔ کورونا کا پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹو کہلاتا ہے جبکہ وائرس بیماری اسی طرح کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور کامن مثال ایسے ہی لے لیں کہ ایک شخص ہے جس کو دنیا جانتی ہے اور وہ بہروپیے کا روپ اختیار کرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر ایسی تبدیلیاں کر لیں یا کوئی ماسک پہن لے ایسا کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ مسٹر ایکس وائی زیڈ ہے، مسٹر زید بکر ہے، اپنی ساخت میں تبدیلی کر لے تو اسے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ تو وائرس میں بھی یہ والے معاملات موجود ہیں کہ وہ اپنے اندر ایسی تبدیلیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کٹ کی تشخیص میں نہیں آتا۔ یہ ہو گیا کہ وائرس کے اندر ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وائرس کی تشخیص نہیں ہوتی۔ اور اگین یہی ہوتا ہے پھر کہ وقت گزرتا جاتا ہے، بیماری کے بارے میں ابہام زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، بیماری کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا اور مریض شدت اختیار کرتا ہے، اور خدا نخواستہ سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں جب وہ شدید مسئلے کی طرف جاتا ہے تو پھر تباہ کن اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری سے مراد وہ والے ٹیسٹ اور ٹیکنیکس جو وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں استعمال ہوتی ہیں، ان کا جو فالٹ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جس سے آپ کو بھرپور طریقے سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ پی سی آر پازیٹیو، پی سی آر نیگیٹو اس کا بیمار ہونے سے تعلق نہیں ہے یا ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تو کیسے ہے، اور پھر پی سی آر کٹ، پی سی آر ٹیسٹ کس طریقے سے کورونا کے مریض مس کر سکتا ہے۔ ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر ہم 100 مریض لائن میں لگائیں اور ان کا ناک کے ذریعے پی سی آر ٹیسٹ کرتے ہیں تو 70 مریضوں کے اندر پی سی آر پازیٹیو ہوتا ہے، 30 میں تو پازیٹیو ہی نہیں ہوتا۔ جب 30 مریضوں میں پی سی آر بیماری موجود ہے لیکن اسے وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتا تو یہ اس پی سی آر ٹیسٹ کی اپنی بھی ایک خامی ہے۔ اس وقت موجود پی سی آر ٹیسٹ 100% تشخیص نہیں کر سکتا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 100 مریض بٹھائیں جن کو جینوئنلی کرونا موجود ہو اور اس ہر شخص کا ٹیسٹ کیا جائے ناک والا تو 70 مریضوں کا پازیٹیو آئے گا، 30 کا پھر بھی نہیں آئے گا۔ نمبر 1۔ دوسرا فیکٹر، اگر میں اب مثال سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جو ہمارا ناک ہے، فرض کر لیں کہ یہ بارڈر ایریا ہے، جیسے پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے، اور جراثیم 100 کی تعداد میں جراثیم جو ہے کرونا وائرس وہ ناک تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے چونڈا کے محاذ میں 100، 150، 200 یا 300 ٹینک 1965 کی جنگ میں پاکستان کے اندر گھسنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اگر انٹیلیجنس ہماری اتنی اسٹرانگ تھی یا ہے تو وہ ان کی وہاں بارڈر پہ موجودگی کا پتہ چلا لے گی، پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح 100 جراثیم جب ناک میں پہنچا ہے، موجود ہے، پی سی آر ٹیسٹ کریں گے تو وہ اس کو وائرس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کا پی سی آر پازیٹیو ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا فرض کر لیں، ایزیوم کر لیں کہ بارڈر کی سیکیورٹی فورسز یا انسان کا جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس نے اس 100 کے 100 جراثیم کو ناک سے حلق یا چیسٹ تک جانے ہی نہیں دیا۔ امیونٹی اسٹرانگ ہے، قوت مدافعت اسٹرانگ ہے، تو اس شخص کے اندر کورونا انفیکشن ناک میں تو موجود ہے، باڈی میں نہیں ہے، اس میں کوئی علامت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو عموماً، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، جنہوں نے باہر کے ملک ٹریول کرنا ہے، جن میں کوئی علامت نہیں ہے، کورونا کا ٹیسٹ کرایا، پازیٹیو آ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کوئی علامت نہیں ہے، بھائی ہمیں کورونا کیسے پازیٹیو آ گیا؟ تو یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ ان کو جراثیم لگا ہے ناک کی حد تک، جو سیمپل میں آ گیا، لیکن ان کا قوت مدافعت امیونٹی اسٹرانگ تھی، وائرس چیسٹ میں نہیں جا سکا، گلے میں نہیں جا سکا، لہٰذا وہ بیمار نہیں ہوئے۔ ان شخص کا کورونا ٹیسٹ پی سی آر پازیٹیو آئے گا، بیماری نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اندر کورونا نہیں ہے، یہ تو ایسے ٹیسٹ غلط ہو گیا ہے۔ دوسری صورتحال، 100 جراثیم ناک میں تھا، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ان میں سے 50 جو تھے وہ بارڈر کراس کر کے گلے تک پہنچ گئے اور گلے سے چیسٹ تک پہنچ گئے۔ بارڈر پہ 100 دہشت گرد تھا انڈیا کی طرف سے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ چیز کو سمجھ لیں۔ ان میں سے 50 بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے
और कभी कराची में धमाका हो रहा है, कभी लाहौर में धमाका हो रहा है, कभी कहीं धमाका हो रहा है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, दुश्मन मुल्क से लोग आए, मैं इंडिया का नाम भी नहीं लेता, दुश्मन मुल्क से घुस के पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने धमाके शुरू कर दिए। अब जब वायरस 50 नाक में थे और 50 चेस्ट तक पहुंच गए, तो इस शख्स के अंदर जब पीसीआर करेंगे, तो पीसीआर पॉजिटिव आएगा और इसके साथ-साथ मरीज में अलामतें भी होंगी, बुखार, गला खराब, खांसी, सांस का मसला। ये वो शख्स है जो इनकार नहीं कर सकता कि मुझे कोरोना बीमारी नहीं, क्योंकि अलामतें भी हैं और टेस्ट भी पॉजिटिव है। अमूमन ये वाले लोग जल्दी इलाज के लिए तैयार हो जाते हैं, इलाज के लिए शुरू हो जाते हैं और इनमें फ़ायदा हो जाता है। तीसरी सिचुएशन ये है कि जो 100 यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद था नाक के अंदर, वो नाक को क्रॉस करते हुए हलक और चेस्ट में 100 का 100 पहुँच गया। अब 100 के 100 ने तमाम फेफड़ों, गलों के अंदर जो है ना प्रॉब्लम शुरू कर दी, तो 100 दहशतगर्दों ने जो बीमारी की, वो शदीद होगी 50 की निस्बत। जबकि अगर यहाँ पीसीआर टेस्ट करेंगे, तो इधर तो कोई वायरस है ही नहीं बैठा हुआ, लिहाज़ा उस शख्स का पीसीआर नेगेटिव आएगा। तो जनाबे वाला, ये वाली सूरत-ए-हाल इंतहाई पेचीदा, इंतहाई परेशानी का बायस होती है कि मरीज़ का पहला पीसीआर टेस्ट नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, फैमिली डाउट में होती है कि जी हमारा तो नेगेटिव टेस्ट आए जा रहा है, बीमारी कैसे हो सकती है? तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे मुआलिज पे एतमाद आपको बचाएगा। मुआलिज ये समझता है, उसे इस बात का इल्म है कि यार 100 का 100 जरासीम नाक से निकल के चेस्ट में चला गया है, बीमारी भी शदीद है और ये पीसीआर में आएगा भी नहीं। इसलिए डॉक्टर फिर यकीन दिलाते हैं, भई खुदा के लिए ये सीटी स्कैन देखो, ये चेस्ट के सीटी स्कैन में नज़र आ रहा है ये कोरोना है। भई ये ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें देखें, ये कोरोना की तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये वाली कन्फ्यूजन अगर हम ज़हन में रखेंगे पीसीआर टेस्टिंग के तरीके को, जरासीम की तादाद को, जरासीम के नाक में मौजूद होने को और चेस्ट में जाने को और सीटी स्कैन पे और ब्लड टेस्ट में आने वाली खराबी के असरात को, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह हर शख्स की फैमिली में मौजूद रिश्तेदारों में मरीज़ जो होंगे, उनकी बरवक़्त तशख़ीस मुमकिन हो सकेगी और उसी के मुताबिक दुरुस्त इलाज मुमकिन हो सकेगा। आज के इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं। कुछ दोस्तों ने सवाल पूछे हुए, मैं अब कमेंट्स को रीड करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगले वीक के अंदर, अगले सैटरडे को मैं जो प्रोग्राम करूँगा, बल्कि आप लोगों से मुझे ये मशवरा चाहिए कि इस लाइव सेशन के लिए कौन-सा दिन रखा जाए और कौन-सा टाइम मुनासिब रहेगा? क्या रात को 10 बजे वाला टाइम मुनासिब है या दोपहर में 3 बजे वाला या 4 बजे वाला टाइम मुनासिब है? सिमिलरली इसी तरह हफ्ते का दिन मुनासिब है, इतवार का दिन मुनासिब है? आप लोगों की इस तजवीज़ से मुझे आसानी रहेगी कि मैं अपने सेशंस को इस वक़्त पेश करूँ कि आप लोगों के वो काम आ सके। मैं अगर स्क्रीन पे बात करूँ और वो वैल्यू, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँच पाए, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इलाज का जी, मैं अभी आपको बिल्कुल। ये अकरम जंजुआ साहब ने ये सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब, क्या आजकल जो टाइफाइड हो रहा है, वो क्या कोविड है कि एक टाइप है, कोविड की टाइप है? जी, बिल्कुल। अब मैं जो एटिपिकल सिम्पटम में मैंने कार्डिक का ज़िक्र कर दिया, मैंने फ़ालिज का ज़िक्र कर दिया, बाय चांस ऐसा हुआ है कि मैं गैस्ट्रो का भी ज़िक्र कर गया लेकिन टाइफाइड का लफ़्ज़ भूल गया हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। ऐसा कई जगहों पे हुआ कि मरीज़ को बुखार था, साथ उसके पेट में दर्द थी या मोशन थे, तो मुआलिज का ये ख़्याल था या मरीज़ का ये ख़्याल था कि मुझे टाइफाइड है, क्योंकि टाइफाइड हमारे मुआशरे में साल के सारे दिनों में रहता है, बड़ी आम चीज़ है। तो इस वजह से उन लोगों ने टाइफाइड के टेस्ट कराए, जो कि टाइफाइड डॉट पॉज़िटिव, टाइफाइड डॉट फलाँ-फलाँ-फलाँ वो आ जाता था और टाइफाइड का इलाज हो रहा था। कोरोना के हवाले से इलाज नहीं होता था, जिसका नुकसान फिर ये होता था कि मरीज़ की तशख़ीस लेट हो जाती थी और बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती थी। ऐसी कितनी ही मिसालें खुद मेरे ज़ेरे इलाज रहने वाले प्राइवेट मरीज़ों में भी हुई और गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेरे पास मरीज़ आईसीयू में दाखिल हुए, उनके रिकॉर्ड में भी मौजूद थी। तो दोस्तों और भाइयों, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि इन दिनों में किसी भी आम बीमारी के बारे में सोचने से पहले कोरोना सोचना है। टाइफाइड बाद में, कोरोना की अलामत पहले, कोरोना के बारे में पहले सोचना है। बहुत शुक्रिया अकरम जंजुआ साहब, आपने मेरी तवज्जो दिला दी। ये गुफ्तगू मैंने शुरू में करनी थी लेकिन मैं किसी तरह ये पॉइंट मिस कर गया। आपका बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं।
बहुत शुक्रिया जी। आज में सिर्फ़ यही एक क्वेश्चन था, मैंने उसका जवाब दे दिया है। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप खुद कोरोना के हवाले से कोई मशवरा देना चाहें, कोई प्रोग्राम के हवाले से कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें, और इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आप में से जो लोग मौजूद होंगे और व्यूअर्स होंगे, उन व्यूअर्स को मैं अपने लिंक भेजूँगा। लिंक के ज़रिए वो मेरे साथ इस सेशन में लाइव आएँगे। और उसके अलावा जिन लोगों की फैमिली में कोरोना का पेशेंट मौजूद है, या कोरोना का पेशेंट रिकवर कर चुका है, या खुदा न खास्ता कोरोना का पेशेंट उनकी फैमिली में था और वो इंतकाल कर चुका है, उनको भी इस सेशन का हम हिस्सा बनाएँगे, ताकि वो अपने तासुरात और अपने ख़्यालात और अपनी ज़िंदगी पे बीतने वाले मामलात को आप लोगों से शेयर करें। ताकि ये होने वाली गुफ्तगू रियल टाइम, बगैर किसी सियासी एजेंडे के, बगैर किसी मज़हबी एजेंडे के, और बगैर किसी लिगी-लपटी के, और बगैर किसी मफ़ाद के आप लोगों तक जो है ना मैं शेयर करूँ, ताकि ये आवाज़, ये बात आप सब तक पहुँचे। वो दर्द और वो तकलीफ़ जो मैं महसूस करता हूँ, जब मैं कोरोना आईसीयू में मरीज़ों को देखता हूँ, क्लिनिक पे देखता हूँ, और फिर आम ज़िंदगी में जब वो एहतियात नहीं कर रहे होते, उनको देखता हूँ, तो दिल खून के आंसू रोता है। बिल्कुल, मैंने अपने इन्हीं हाथों के साथ अपने मेडिकल के कोलीग्स, डॉक्टर्स जो फौत हो गए हमारे हाथों में, हमारे सामने, उनकी बॉडी, उनके जिस्ते खाकी, उनको अलविदा किया है। मेरे इन्हीं हाथों ने जो इलाज किया मरीज़ों का, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो डॉक्टर्स थे, वो लोग भी थे जो जज थे, वो लोग भी थे जो पुलिस के अच्छे ऑफ़िसर थे, जो सर्विसेज़ में दाखिल हुए हमारे पास। या ये जो मेरे 2 हाथ हैं, ये तो एक अलामत है। ये असल में दोनों हाथ हर उस डॉक्टर के हैं जो कोरोना के इलाज कर रहा है, उस टीम में शामिल है, कि हमने अपने भाइयों के लाशें उठाई हैं और वो भिजवाए हैं, कफ़नाए हैं और दफ़नाए हैं। खुदारा इसमें एहतियात कीजिए। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से आप सबसे जो मुख़ातिब हूँ, तो आपसे हकीकी मायनों में हकीकी बातें जो हैं, वो शेयर कर रहा हूँ। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इस प्रोग्राम के दौरान कोई ऐसी गुफ्तगू हो जो आपको लगे कि आपके ज़हन में कुछ सवाल छोड़ गई है, तो आप कमेंट्स में वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह, और मेरी टीम जो सोशल मीडिया टीम है, वो इन चीज़ों के ऊपर भरपूर ज़िम्मेदारी से रिस्पॉन्ड करती है, और आपको हम मशवरा फ़राहम करेंगे इंशाअल्लाह। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़। जी, अकरम जंजुआ साहब ने 2-3 बातें कही हैं जो मैं सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अकरम साहब ने कहा कि इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करें। असल में इस वीडियो की चूँकि लेंथ या साइज़ इतना बड़ा है कि व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो सकता। व्हाट्सएप पे इसका लिंक मिल जाएगा, या मैंने अपनी जो फ़ेसबुक की सेटिंग्स हैं वो ऐसी रखी हुई हैं कि हर शख़्स जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो, वो इसको डाउनलोड कर सकता है, और डाउनलोड करके अपने सोशल सर्कल में उसे यूज़ कर सकता है। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट क्लेम किसी को नहीं आएगा। इसमें होने वाली गुफ्तगू तमाम के तमाम मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल साइंस पे मुश्तमिल है, लिहाज़ा हर शख़्स को इसकी इजाज़त है कि वो जहाँ भी इसे इस्तेमाल करना चाहे, लोगों को तक पहुँचाना चाहे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहे, वो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई कॉपीराइट स्ट्राइक उन्हें नहीं आएगी। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सदका जारिया के तौर पे आगे लेके चल सकते हैं। शुक्रिया आपका। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वतन अजीज में हजारों की तादाद में मरीज इस मोजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ता चला जा रहा है। मरीजों की कसीर तादाद अस्पताल जाते हुए घबराती है और घर पे इलाज को तरजीह देती है। इन हालात में अगर आप
یا آپ کی فیملی میں کسی کو کورونا کا مرض لاحق ہے تو گھبرائیے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ کے ساتھ آن لائن کنسلٹیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ملک بھر سے کورونا میں مبتلا سینکڑوں کی تعداد میں مریض آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے اپنے علاج میں رہنمائی حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ آن لائن کنسلٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر امداد علی فاروقی، اسسٹنٹ پروفیسر سروسز ہاسپٹل لاہور، کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ پلمنالوجسٹ، کورونا ICU میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔